नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल mdedu.insight पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम कक्षा 12 का जो फर्स्ट अध्याय था उसकी अगली क्लास लेकर के सामने प्रेजेंट हुए हैं। और जो अध्याय जो 1 था कक्षा 12 का राजनीति विज्ञान की बात कर रहे हैं, उसमें 2 ध्रुवीयता का अंत था। उसमें हमने प्रारंभ से 2 ध्रुव कौन से थे उनके बारे में चर्चा की। उसके बाद शीत युद्ध के बारे में, प्रथम और दूसरे विश्व युद्ध के बारे में चर्चा की। उसके बाद में हमने जो प्रमुख जो ध्रुव थे उनमें से शक्तिशाली जो संयुक्त राष्ट्र संघ अब जो अपना क्या नाम संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की चर्चा की। सोवियत संघ का विघटन किया, उसके कारण परिणामों को देखा हमने। जो सोवियत संघ की जो शासन प्रणाली थी उसको देखा, उसके कारण जो उसके जो कारण थे या उसकी जो विशेषताएं थी उनके अंदर जो उसके जो बाद में जो परिणाम क्या हुआ, परिणति किस प्रकार की रही उसको हमने देखा। और मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार की नीतियों को हमने देखा। और उसके बाद में जो आज जो चर्चा कर रहे हैं उन चर्चा पर हम देखें तो उससे जो क्षेत्र के बाद जब सोवियत संघ है उसका जब विघटन हो जाता है, सोवियत संघ का जब विघटन हो जाता है तो उस समय जो संघर्ष के जो क्षेत्र थे ना इस क्षेत्र में, वो संघर्ष वाले क्षेत्र कौन कौन से, यानी कि तनाव की स्थिति कहां पैदा हुई। आपसी तनाव मान सकते हैं, बाहरी दबाव के कारण तनाव मान सकते हैं, या अपनी जो खुद की स्वतंत्रता के लिए वो संघर्षशील रहे हैं उसको देखते हैं। तो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र थे जिसमें संघर्ष रहा और तनाव के क्षेत्र रहे हैं, उन क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो जो पूर्वी सोवियत संघ है, जो पूर्व का जो सोवियत संघ है, पूर्व का जो सोवियत संघ है उसके जो गणराज्य हैं उनमें संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। कैसी स्थिति पैदा हुई कि यहाँ के जो क्षेत्र जो थे, यानी कि पूर्व में जो सोवियत संघ था उसके जो गणराज्य जितने भी शामिल थे, उसमें जो 15 गणराज्यों का मिलकर के एक संघ बनाया था, उन गणराज्यों में एक तो गृह युद्ध की स्थिति पैदा होगी। यानी गृह युद्ध क्या होता है? गृह युद्ध होता है किसी एक या 2-4 मुद्दों को लेकर के और किसी राष्ट्र के अंदर की जो जनता है या उनकी जो सरकारें हैं या कुछ पार्टियां, उनके बीच में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि वहां पर अव्यवस्थाएं बन जाती हैं और एक युद्ध की स्थिति बन जाती है जो देश के अंदर ही युद्ध होता है, यानी कि अपने लोगों के साथ ही युद्ध होता है, यानी कि गृह कलह कह सकते हैं या गृह युद्ध उसको कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति होगी और लोगों ने बगावत करना शुरू कर दिया ताकि क्षेत्र में जो पूर्वी सोवियत जो संघ है उसके जो गणराज्य थे उन गणराज्यों में एक तो गृह युद्ध की स्थिति पैदा होगी और बगावतें भी उन लोगों को झेलनी पड़ी। और यहाँ पर होता क्यों है? क्योंकि इन देशों में जो बाहरी ताकतें जो थी ना, बाहरी ताकतें, इन्होंने क्या कर दिया? दखलंदाजी करना शुरू कर दिया। यानी कि जो बाहर की जो ताकत, अब देखो सोवियत संघ के अधीन में जितने दिन थे तब तक तो ठीक था, सोवियत संघ का खुद का शासन वहां चल रहा था सोवियत प्रणाली के आधार पर। लेकिन धीरे धीरे ये अपने से उनसे अलग होने लगे। उनसे जब अलग हुए तो जैसे ही मान लो कि कोई अलग होता है तो उस पर बाहर से के जो पड़ोसी जो शक्तिशाली राष्ट्र होते हैं या कोई अन्य जो शक्तिशाली जो राष्ट्र होता है वो उनमें इंटरफेयर करना शुरू कर देता है किसी न किसी बात को लेकर के। तो उस प्रकार से उन्होंने जो बाहरी ताकतें जो थी उन्होंने दखलंदाजी करना शुरू कर दिया, जिसके कारण वहां का क्षेत्र है उस क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। और रूस के 2 गणराज्य थे, एक तो चेचन्या और दूसरा था दागिस्तान। चेचन्या और दागिस्तान है, वहां पर हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले थे और उस अलगाववादी आंदोलन को दबाने के लिए मतलब क्रूरता की जो हदें हैं वो पार हो गई, यानी कि मानवाधिकार जो है ना उनका भी उल्लंघन हुआ। यानी कि यहाँ पर सैनिक आक्रमण हुए, सैनिक हमले वहां पर करना शुरू कर दिया था। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर शुरू हो गई कि चेचन्या और दागिस्तान के अंदर। और अगर बात करें ये चौथी बात करें तो जो पूर्वी जो यूरोप है, पूर्वी यूरोप उसमें शांति से एक राज्य था जो शांतिपूर्वक, चेकोस्लोवाकिया जो था वो शांतिपूर्वक है, वो 2 भागों में बंट गया। यानी कि इसमें संघर्ष तो रहा लेकिन कोई ऐसी तनाव की स्थिति इतनी ज्यादा नहीं रही कि कहीं गृह युद्ध जैसी स्थिति नहीं बनी, लेकिन वो शांतिपूर्वक एक देश के 2 टुकड़े हो गए। और 2 टुकड़े कौन कौन से रहे? एक तो चेक गणराज्य बन गया, एक स्लोवाकिया बन गया। तो 2 टुकड़े बन गए, चेक और स्लोवाकिया में ये बंट गया। तो इसका मतलब जो पूर्वी सोवियत संघ के जो गणराज्य थे उनमें कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति पैदा रही, संघर्ष की स्थिति पैदा रही, जिसके कारण गृह युद्ध हुए, जिसके कारण कुछ देश हैं उन्होंने बगावतें की और
और बाहरी जो ताकतें थी उनका इंटरफेयर उसमें रहा, यानी कि उसके अंदर दखलंदाजी रही। और जो रूस के जो दो गणराज्य जो मैंने बताया आपको, वो चेचन्या और जो दागिस्तान है, उसमें भी बहुत बड़ा अलगाववादी आंदोलन चला। उस आंदोलन को दबाने के लिए और उन पर मतलब सैनिक आक्रमण भी किए गए और जो मानव अधिकार है उनका भी उल्लंघन कर दिया गया। इतनी बर्बरता वहां पर देखने को मिली। उसके बाद में ये तो थे पूर्व का जो सोवियत संघ है उनके अंदर शामिल गणराज्य जो थे ना, उनकी बात करते हैं। और उसके बाद में आता है बाल्कन का क्षेत्र। बाल्कन क्षेत्र है, और उस बाल्कन क्षेत्र का एक जो गणराज्य है वो है यानी कि युगोस्लाविया। युगोस्लाविया जो है उसमें क्या होता है, 1990 के अंदर गृह युद्ध हो जाता है। गृह युद्ध जो होता है और उसके कारण कई प्रांत जो है, जिसमें बोस्निया हो गया, हर्जेगोविना हो गया, स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है, यानी कि ये युगोस्लाविया के प्रांत थे। जैसे अपने राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, इस तरह से यहाँ के जो पंजाब ये जो प्रांत थे, कहां पर, युगोस्लाविया के अंदर बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया, ये जो प्रांत थे ना, इन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, यानी कि हम तो स्वतंत्र हैं, हम किसी के दबाव में नहीं रहने वाले। इस प्रकार से युगोस्लाविया उसके टुकड़े हो गए। तो ये भी संघर्ष की स्थिति के कारण रहा, किसमें, बाल्कन क्षेत्र में, ठीक है। और उसके बाद में यह बाल्टिक क्षेत्र है, ये क्या है, बाल्कन होकर बाल्टिक क्षेत्र, बाल्टिक क्षेत्र, ये बाल्टिक क्षेत्र था। वहां पर कुछ राज्य ऐसे थे, कुछ गणराज्य थे, जैसे लिथुआनिया हो गया, उसी प्रकार से एस्टोनिया है, लताविया है, लिथुआनिया, ये जो क्षेत्र है ना, इसमें क्या हो गया, सबसे पहले लिथुआनिया जो था ना, उसमें मार्च 1990 में क्या हो जाता है, उसने खुद को अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया कि भाई हम तो किसी के दबाव में नहीं रहने वाले। क्यों, क्योंकि हम तो होंगे स्वतंत्र। कब पर, किसने कह दिया, लिथुआनिया ने कह दिया कि हम स्वतंत्र होंगे। कब, मार्च 1990 के अंदर हम होते हैं स्वतंत्र, ठीक है। फिर एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, इन तीनों में 1991 में क्या होता है, ये तीनों यूएसए के अंदर शामिल हो जाते हैं, यानी कि यूएसए में शामिल हो जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर ये इन्वॉल्व हो जाते हैं। और उसके बाद 2004 में ये नाटो की सदस्यता ले लेते हैं। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र के अंदर भी संघर्ष और तनाव रहा, जिसके कारण एस्टोनिया है, लताविया है, लिथुआनिया, ये अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र बन गए और यूएसए के अंडर में काम करने लगे। अब यहां से तो स्वतंत्र हो गए, लेकिन अब यूएसए के अधीन हो गए, यानी कि स्वतंत्रता पूरी तरह से तो उनको मिली नहीं, अभी यूएसए के अधीन हो गए। उसके बाद में एक क्षेत्र आता है मध्य एशिया। मध्य एशिया पहले विद्यार्थी ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर क्या होता है कि तजाकिस्तान है, उसमें 10 वर्ष तक गृह युद्ध चला, यानी कि 2001 तक गृह युद्ध चला, 1991 में से लेकर के और 2001 तक यहां तक चलता है गृह युद्ध। और अजरबैजान और आर्मेनिया है, यूक्रेन है, किर्गिस्तान है, जॉर्जिया है, इसमें भी गृह युद्ध चला। यानी कि कुछ एक अजरबैजान है ना, अजरबैजान का कुछ हिस्सा है जहां पर अर्मेनियाई लोग रहते थे, और वो अर्मेनियाई लोगों ने क्या कर दिया कि उन्होंने कह दिया कि हम अर्मेनिया में ही शामिल होंगे, और अजरबैजान से उन्होंने कर दी बगावत, और बगावत के कारण वहां पर गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। और उसी प्रकार से यूक्रेन है, किर्गिस्तान है और जॉर्जिया, इनमें भी गृह युद्ध प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद में एक मध्य एशिया का क्षेत्र है ना, वो पेट्रोल के विशाल भंडारों के लिए जाना जाता है। पेट्रोल के विशाल भंडार है यहाँ पर, और उन विशाल भंडारों के कारण ये जाना जाता है। और जहां पर पेट्रोल की मात्रा ज्यादा होगी या उत्पादन होगा या पेट्रोल जैसे संसाधन यहाँ पर होंगे, वहां पर कहीं ना कहीं किसी न किसी दूसरे देश की या दूसरी जो ताकत है उनकी नजर जरूर टिकी हुई होगी। और ऐसे में क्या होता है, यहाँ पर अमेरिका हो गया, रूस है, चाइना है, ऐसे राष्ट्रों की नजर निगाहें वहां पर गड़ी हुई थी। एक तो ये था कि जो मध्य एशिया है उसके राष्ट्र हैं वो रूस के आसपास के क्षेत्र है, यानी कि रूस के पड़ोस में टच होते हुए राष्ट्र हैं, इसलिए रूस भी अपना आधिपत्य उन पर स्थापित करना चाहता था। दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, उन्होंने क्या कर दिया, मध्य एशिया के जो कुछ देश थे उनमें क्या कर लिया, अपने सैनिक ठिकाने बनाने शुरू कर दिए। और किस उद्देश्य से कि हम यहाँ पर आने वाले भविष्य में अगर किसी प्रकार की जो सैनिक आक्रमण होता है तो उससे बचाव के लिए। तो उन राष्ट्रों के साथ में उन्होंने समझौता किया, और समझौते के तहत उन्होंने अपने सैनिक अड्डे स्थापित करना शुरू कर दिए। और इन अड्डों का उन्होंने इस्तेमाल भी किया था। कब किया था, जैसे इराक के साथ में युद्ध हुआ था, उस युद्ध के अंदर उन्होंने इस्तेमाल भी किया था। और वर्तमान स्थिति को भी देखें तो अमेरिका ने, जैसे सऊदी अरब है या फिर
जो क्या नाम ये इजराइल है, इन क्षेत्रों में अपने सैनिक अड्डे बना रखे हैं। और आज भी जैसे मान लो ईरान के साथ में जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध चला है अभी, तो उस युद्ध में भी उन सैनिक छावनियों को या सैनिक अड्डों को अपना जो है वो उन्होंने केंद्र बना करके वहां से उन्होंने आक्रमण किए हैं दूसरे देशों पर। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या कर लिया कि जो दूसरे देश हैं उन्होंने यहाँ पर विशाल भंडार पेट्रोल के होने के कारण और बाहरी ताकतें जो थी उन्होंने, और कुछ तेल कंपनियां थी, उन्होंने क्या कर दिया, उनमें होगी प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन गया। यानी कि इस देश में या इस क्षेत्र में हमारा आधिपत्य होना चाहिए, ताकि यहाँ के जो विशाल भंडार है, तेल के पेट्रोल के विशाल भंडार है, उन विशाल भंडारों के कारण हम अपना जो ट्रेड है उसको बढ़ा सकें। और चाइना जो है ना, इन्होंने भी यहाँ पर बाजी मारना शुरू कर दिया, इन्होंने भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया इन क्षेत्रों में, मध्य एशिया के क्षेत्रों में। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, संघर्ष और तनाव के जो क्षेत्र हैं वो ये रहे हैं। कौन कौन से? जो पूर्वी सोवियत संघ के गणराज्य हैं वो, और उसके बाद में पूर्वी यूरोप, सॉरी बाल्कन वाला क्षेत्र हो गया, बाल्टिक वाला क्षेत्र हो गया, मध्य एशिया वाले क्षेत्र हो गए। और इसके बाद में हम चर्चा करेंगे, और वो क्या करेंगे, वो करेंगे अपने भारत की जो स्थिति है वो क्या है, इसमें भारत का रोल इसके अंदर क्या रहा, उस पर चर्चा करेंगे। तो इतनी देर में इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट डाउन कर लो। प्यारे विद्यार्थी, पिछली स्लाइड जो थी उस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था, जो पूर्व जो सोवियत संघ के जो क्षेत्र थे उनमें संघर्ष और तनाव की स्थिति क्या रही, और जो बाल्कन के क्षेत्र थे उसमें तनाव की स्थिति क्या रही, बाल्टिक क्षेत्र थे उसमें तनाव की स्थिति क्या रही, और मध्य एशिया के जो क्षेत्र थे उनमें तनाव की स्थिति क्या रही, और किन किन राष्ट्रों का नया जो राष्ट्र के रूप में उदय हुआ, और उनके अंदर किन किन राष्ट्रों में गृह युद्ध हुआ, किन किन राष्ट्रों में बगावत हुई, और कहाँ आंदोलन हुआ, किस प्रकार से आंदोलन को दबाया गया, इन बातों पर चर्चा की। और अब हम बात करते हैं इस अध्याय का अंतिम जो पड़ाव है उस पर। और अंतिम पड़ाव के सोवियत जो पूर्व का जो सोवियत देश है, पूर्व के जो जितने भी सोवियत देश है उनके साथ भारत के जो संबंध है वो कैसे रहे, यानी कि भारत की इसके अंदर क्या, भारत का इसके अंदर क्या रोल रहा है पूर्व जो सोवियत जो देश है उनके साथ में। अब यदि बात करें हम जो पूर्वी सोवियत देश है उसमें क्या होता है कि पूर्वी जो जितने भी सभी जो पूर्वी जो सोवियत देश है उनमें क्या होता है, मैं बोल करके आपको बता देता हूं, क्योंकि ज्यादा इसमें कोई खास लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, तो कुछ चीजें आपको नोट रखनी है, उनको ध्यान से सुन लोगे तो माइंड में क्लियर हो जाएगी। और वो क्या है कि पूर्वी जो सोवियत जो देश है उनमें क्या होता है, वो उन देशों के साथ भारत के संबंध जो है ना वो बड़े ही अच्छे रहे हैं, यानी कि मधुर संबंध रहे हैं उन देशों के साथ में। और खासकर अगर बात करें तो रूस के साथ में, रूस के साथ है ना, वो क्या संबंध रहे हैं, संबंध कैसे रहे, संबंध अच्छे रहे, संबंध अच्छे रहे, शुरू से अच्छे संबंध रहे हैं, रूस के साथ में अच्छे संबंध रहे हैं। और अगर भारत और रूस की अगर बात करें, इन दोनों का एक सपना था, क्या सपना था कि हमें क्या कराना, एक बहुध्रुवीय विश्व बनाना है। पहले क्या था, दो ध्रुवीय विश्व था, एक सोवियत संघ का, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका का, दो ध्रुवीय थे। फिर उसमें सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और एक ध्रुव बन जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। अब क्या होता है, जब एक ही ताकत विश्व के अंदर प्रभावशाली होती है तो वो ताकत है वो तानाशाह बनने की कोशिश करती है, और उस तानाशाह को रोकने के लिए भारत और रूस का क्या विचार था। देखो रूस तो पहले से थपेड़े खा चुका था, इसलिए वो तो तैयार होना ही था, और भारत जो है ना उसका एक रूस एक मजबूत दोस्त के रूप में रहा है, हमेशा से रहा, प्रारंभ से रहा है। देश की आजादी और उससे पहले भी अगर हम चर्चा करें तो जैसे नेहरू जैसे जो लीडर थे उन्होंने रूस की वकालत भी की है, यानी कि रूस जो है उसके साथ रहे हैं, और तब से अपना जो देश है वो रूस के साथ में अपनी दोस्ती निभा रहा है। लेकिन ये दोनों जो देश थे कौन कौन से, भारत और रूस जो थे वो दोनों क्या चाहते थे कि ये विश्व जो है ना उसमें केवल एक ताकत या दो ताकत नहीं होनी चाहिए, यानी कि पावर जो है ना एक या दो लोगों के पास में, एक या दो देश के पास में नहीं होना चाहिए। पावर को क्या करना, विकेंद्रीकृत करना, यानी कि बांट देना, अलग अलग देशों के पास में पावर होना चाहिए, यानी कि जो शक्ति है वो होनी चाहिए, यानी कि बहुध्रुवीय विश्व होना चाहिए। एक बात तो ये थी कि विश्व है उसको अलग अलग जो शक्तियां हैं वो होनी चाहिए विश्व के अंदर, एक तो ये बात थी, जिससे क्या होता है कि कुछ मुद्दों पर साझा सहमति हो सके, यानी कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर एक आपसी जो सहमति वो साझा की जा सके। जैसे मान लो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शक्तियों के अनेक केंद्र मौजूद होंगे वहां पर, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो शक्ति का जो केंद्र होता है ना वो अलग अलग होना चाहिए। एक होता है सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी का मतलब ये होता है यानी कि कोई राष्ट्र किसी एक राष्ट्र पर आक्रमण करता है या अटैक करता है या उसके साथ में युद्ध
करने के लिए तैयार होता है, तो अगर वो दूसरा राष्ट्र कमजोर राष्ट्र है या फिर वो उस राष्ट्र बेगुनाह है, तो बाकी जो दूसरे राष्ट्र हैं उन राष्ट्र को उसका साथ देते हुए और एक सामूहिक सुरक्षा का विचार उसके साथ में रखना चाहिए और उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। यानी कि सामूहिक जो सुरक्षा है वो उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए उन सभी को मिलकर के। और किसी देश पर जब इस प्रकार के हमले होते हैं तो उसको सामूहिक कार्रवाई के साथ में दबा देना चाहिए। एक बात तो ये, तो दूसरी बात ये होगी। और एक होता है क्षेत्रीयता को बढ़ावा देना, यानी स्थानीय जो क्षेत्र के क्षेत्र है उनको बढ़ावा देना चाहिए। यानी कि हर देश की अपनी पॉलिसी होनी चाहिए, हर देश के अपने रूल रेगुलेशन होने चाहिए और हर देश का अपना जो अपने ही देश के अंदर क्या नीतियां किस प्रकार से लागू करनी है वो उनकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर बात करें तो ये होता है कि हर देश जो है, हर देश की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति होनी चाहिए। यानी कि किस देश के साथ मेरे को किस प्रकार का बर्ताव रखना है, किस प्रकार का व्यवहार रखना है, किस प्रकार के हम जो व्यापारिक संबंध कैसे रखने हैं, या फिर जो सैनिक संबंध है, यानी कि जो विदेश नीति है वो किस प्रकार की अपने को रखनी है, ये उसकी अपनी खुद की विदेश नीति होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी जो संस्थाएं हैं उनको उनके द्वारा या फिर जो अन्य इस प्रकार की कोई मजबूत संस्थाएं हैं उनके द्वारा फैसले भी लिए जाने चाहिए उनमें। और जो लोकतंत्र है उसको मजबूत बनाना होगा और शक्ति संपन्न जो बनाना होगा। किसको, जो एक बार इसको दोबारा समझे तो ये कह सकते हैं कि हर देश है उसकी अपनी एक विदेश नीति होनी चाहिए जिसके कारण वो अपने फैसले खुद ले सके। और यदि जरूरत पड़े तो संयुक्त राष्ट्र जैसी एक मजबूत संस्था होनी चाहिए जो अपने फैसले खुद लेकर के इन देशों पर है वो नियंत्रण है वो स्थापित कर सके। लोकतंत्र को मजबूत बनाया जाए और शक्ति संपन्न बनाया जाए। लोकतंत्र है उसको शक्ति संपन्न बनाया जाए। ये था बहुत ध्रुवीय विषय जिसमें भारत और रूस दोनों चाहते थे। फिर एक होता आपसी साझेदारी की बात। आपसी साझेदारी की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, रूस और भारत के साथ में जो रिश्ते हैं आपस के वो इतने मधुर हैं कि अगर आज भी आप रशिया में देखें तो आज भी भारतीय जो सिनेमा की जो क्षेत्र है, भारतीय जो सिनेमा है उसकी अधिकांश फिल्में हैं वहां पर फिल्माई भी जाती हैं और वहां पर उसके गाने भी फिल्माए जाते हैं और वहां के लोग उस समय भी पसंद करते थे और आज भी उस समय पसंद करते हैं। और जो भारत का एक एक्टर रहा है जानी, है ना, नाम जान गए हुए राजकुमार, उनको वहां पर बड़े ही चाव से सुना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की इस प्रकार के मधुर संबंध थे कि हमारे सिनेमा को भी वो पसंद करते हैं वहां के लोग। तो एक बड़े ही आपसी संबंध रहे हैं और इन्हीं संबंधों को मद्देनजर रखते हुए और 2001 के अंदर, कब, 2001 के अंदर करीब करीब 80 द्विपक्षीय समझौते हुए थे। 80 द्विपक्षीय समझौते हुए थे। किसके बीच में? रूस और भारत के बीच में द्विपक्षीय, यानी कि दो ही राष्ट्रों के बीच में समझौता। 80 प्रकार के द्विपक्षीय समझौते हुए थे और उन पर हस्ताक्षर हुए थे। रूस ने क्या किया कि भारत के साथ में जो अच्छे संबंध है उनके कारण कश्मीर जैसी समस्या, ऊर्जा जो आपूर्ति है उसको लेकर के, अंतरराष्ट्रीय जो आतंकवाद है उसको लेकर के और सूचनाओं जैसी जो बातें हैं उनको लेकर के, या जो पश्चिमी एशिया में पहुंच कैसे होगी इनको लेकर के, और चीन के साथ संबंध है उसको संतुलन में लाने के लिए, और ऐसे मुद्दे जो थे उनको लेकर के, और रूस के साथ में क्या होती है? साझेदारी। रूस और भारत के बीच में इन मुद्दों पर होती है साझेदारी। ठीक है, और भारत रूस के लिए एक हथियार खरीदने वाला एक बहुत बड़ा देश बनता है। भारत जो है ना अपने जो हथियार जो है, सैनिक हथियार है, वो रूस से खरीदता है। इसलिए रूस भी चाहता है कि मेरा ट्रेड आगे बढ़े, इसलिए हमें भारत जैसे राष्ट्र की आवश्यकता है। इसलिए रूस भी भारत के साथ में अच्छे संबंध बढ़ा करके रखना चाहता है। और भारत जो है एक तेल का आयातक देश, यानी कि रूस से तेल आयात करता है, इसलिए रूस अपना व्यापार बढ़ाने के लिए भी भारत को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। यानी कि तेल आयात के लिए भी भारत को रूस की जरूरत पड़ती है। और जब भी भारत को तेल का संकट उत्पन्न हुआ है, रूस ने आगे आकर के भारत का साथ दिया है। और भारत रूस के साथ ऊर्जा आयात बढ़ाने की जो कोशिशें हैं
उसमें है कि ऊर्जा आयात जो ऊर्जा से जो जो है उनको बढ़ावा देना है, यानी कि ऊर्जा रूस से लेकर आनी है, तो उसके लिए भी भारत प्रयासरत रहता है। और कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ भी भारत है वो कोशिश करता है कि ऊर्जा, जैसे मतलब पेट्रोल हो गया, ये हो गया, इनके लिए उनके साथ भी संबंध बनाने की कोशिश में रहता है। और रूस भारत की जो परमाणविक जो योजना है, परमाणु योजना है ना, उसमें मददगार भी रहा है। रूस की जो भारत जो है, जो रूस है वो भारत के लिए जो परमाणु ऊर्जा बनाई जाती है भारत के अंदर, उसमें भी रूस अपनी मदद देता रहा है उसमें। और अंतरिक्ष उद्योग जो है, अंतरिक्ष उद्योग है, उसमें भी जरूरत के समय उन्हें क्रायोजेनिक जो रॉकेट है वो देकर के भारत की मदद की है। इस प्रकार से अगर देखें तो भारत का रूस के साथ एक अच्छा संबंध रहा है, यानी कि पूर्व जो सोवियत देश थे उनके साथ भारत के जो रिश्ते हैं वो मधुर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो था अपना दो ध्रुवीयता का अंत, इस अध्याय का भी आज होता है अंत। तो ये पूरा अध्याय जिसकी मैंने 5 क्लासें आपको दे दी हैं, 5 पार्ट में इसकी क्लासें दी है, ये पांचों क्लासें आप देख करके इनको अपने नोटबुक में बढ़िया तरीके से नोट डाउन कर लेना। और आपको ये सारी क्लासें कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हैं तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और प्यारे विद्यार्थियों, ये विद्यार्थी हित के लिए क्लासें हैं, निःशुल्क अपने YouTube चैनल पर चल रही हैं, इनका कोई अलग से चार्ज नहीं लगता है। तो इन क्लासों को आप बड़े प्यार से पढ़ो, सुनो, देखो और नोट डाउन करो। परीक्षा उपयोगी जितनी भी चीजें इस पाठ से आनी है वो सारी की सारी इन सारी क्लासेज में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो अब अगला अध्याय कब लेकर आते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।